गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AJIS एकेडमी पर। मैं हूं पवन धनगर, आपका साइंस टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं रोबोटिक्स के बारे में। हमारा जो सूचना एवं प्रसारण का जो पोर्शन है पूरा, उसके अंदर रोबोटिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा एक चैप्टर है, उसको आज हम कवर करेंगे। हालांकि ये एक दो लेक्चर्स में कवर होगा, तो आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और जितना भी इससे आज हमारे लेक्चर में हो जाता है उन सभी को आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे AJIS एकेडमी का ऐप हमने लॉन्च किया है। आप इसको प्लीज़ इंस्टॉल करिए, इससे आपको हमारी क्लासेस से रिलेटेड सारी टेस्ट सीरीज, सारे सिलेबस वगैरह सभी का अपडेट जो है वहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रोबोटिक्स आज हम शुरू करने वाले हैं। रोबोटिक्स का मतलब क्या होता है? रोबोटिक्स में एक वर्ड है हमारे पास, रोबोट, ठीक है। रोबोट से जनरली हम सभी परिचित हैं। क्या होता है रोबोट, बताओ तो जरा। रोबोट का मतलब क्या होता है? क्या होता है रोबोट का मतलब? देखो, रोबोट का ध्यान आते ही हमारे मन में एक ऐसी मशीन है ना, जैसे कि मूवीज़ में दिखाई जाती है, जैसे टर्मिनेटर है, या फिर हमारी जो इंडिया में 2.0 जो रजनीकांत वाली मूवी है, उसमें जो रोबोट आपको दिखाया गया है, या फिर रावण में जो जैसे रोबोट्स आपको दिखाए गए थे, उस तरीके के रोबोट्स का ख्याल हमारे मन में आता है, ठीक है। जो बिल्कुल हमारे जैसा दिखाई देता है ना, और सारी उसमें इंटेलिजेंस जो भी होती, बुद्धिमत्ता, वो सब कुछ हमारे जैसी होती है, सारा वो अपना काम खुद ऑटोमेटिक कर सकता है, ठीक है। ये रोबोट होता है। तो रोबोट का बेसिकली मतलब हम कह सकते हैं कि रोबोट एक ऐसी मशीन है जो कि कैसी है, एक तो पूरी तरीके से ऑटोनोमिक है ना, मतलब वो अपने आप का संचालन स्वयं करती है। दूसरी बात, वो AI से लेस होती, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर होता है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है, वो सारी चीज़ों का डिसीजन वगैरह सभी अपने हिसाब से वो ले सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो कैसी दिखती है, इंसान के जैसी दिखाई देती है। हालांकि रोबोट का मतलब ये नहीं होता है कि जो इंसान के जैसा दिखाई देगा वही रोबोट होगा, है ना। रोबोट तो अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग टाइप, सभी प्रकार के हो सकते हैं। बेसिकली रोबोट का मतलब क्या है कि जो स्वयं संचालन कर रहा हो, ठीक है। रोबोट एक ऐसी मशीन है जो अपना स्वयं संचालन कर रही हो, जो ऑटोमेटिक हो पूरी तरीके से, ठीक, जिसको प्रोग्राम एक बार कर दिया जाए, उसके बाद वो अपना सारा फंक्शन जो है वो करती रहती है। जैसे देखो, जनरली हमको रोबोट कहाँ देखने को मिलता है? जनरली बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में आपने देखा होगा कि जो असेंबली लाइंस चलती है ना, जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट को आपको पैक करना है ना, या किसी प्रोडक्ट की कटिंग करनी है, तो कई सारी मशीनें होती हैं एक लाइन में, एक सिरे से, है ना। पहली मशीन उसको कट करती है, दूसरी मशीन फिर उसको रैप करती है, तीसरी मशीन उसको फाइनली पैक करके और बाहर निकाल देती है। इस तरीके से सारा काम किसके थ्रू हो रहा है? मशीनों के द्वारा। तो वो जो मशीन है वो भी सब कैसी है? ऑटोमेटिक ही है ना। उनको कोई ऑपरेट कर रहा होता है क्या? नहीं कर रहा होता। एक बार उनको आपने प्रोग्रामिंग कर दिया, वो अपने आप अपना काम कर रही है, तो उनको भी हम क्या कहते हैं? रोबोट कहते हैं, है ना। आप और आगे जाओ तो कार्स वगैरह को असेंबल करने वाले भी सारे रोबोट्स होते हैं, है ना। कार्स की पेंटिंग करना हो वो भी रोबोट्स होते हैं। और इवन आजकल तो जो आपकी मेडिकल फील्ड है, वहाँ ऑपरेशन वगैरह भी क्या कर सकते हैं? रोबोट के द्वारा किए जा रहे हैं। मतलब कि रोबोट अपने आप काम करने वाली एक मशीन है, जो कि जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होता है, ठीक है। ये तो हो गई थोड़ा सा, इसका हमने इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया। अब आगे की बात मैं अगर करूँ तो रोबोट जो है, इसकी थोड़ी सी हम कुछ फैक्ट्स या यूँ कहे कि हिस्ट्री की बात करते हैं, है ना। तो रोबोट जो है, रोबोट वर्ड जो है, ये सबसे पहले कहाँ से लिया गया ये समझो। तो स्लाव एक भाषा है ना। जैसे ग्रीक भाषा होती है, हिंदी भाषा होती है, इंग्लिश भाषा होती है, वैसे ही एक स्लाव भाषा है जो कि यूरोप में बोली जाती है, मतलब पूर्वी यूरोप के भागों में। कहाँ पर बोली जाती है? पूर्वी यूरोप के भागों में बोली जाती है, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप जो है आपका पूरी कंट्री, वहाँ पर जो है जितनी भी कंट्रीज हैं उनके अंदर स्लाव एक भाषा है जो बोली जाती है, ठीक है। अब इसी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है रोबोटा। वो वर्ड का नाम क्या है? रोबोटा, है ना। रोबोटा जो वर्ड है, इसी से क्या बना है? फिर रोबोट बना है। इसी से क्या बना है? रोबोट। बात समझ में आई? स्लाव भाषा का एक शब्द है जो कि पूर्वी यूरोप में बोली जाती है, और इसी से व्युत्पन्न हुआ है, मतलब इसी से बना है रोबोट शब्द, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? इस रोबोटा का मतलब होता है गुलाम। क्या मतलब होता है इसका? गुलाम या स्लेव, है ना। इंग्लिश में इसको स्लेव, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक तरीके का ये बंधुआ मजदूर होता है। क्या होता है? बंधुआ मजदूर, मतलब वही आपका गुलाम होता है, ठीक है। तो गुलाम का मतलब तो सभी समझते हैं।
कि पहले हमने सुना भी होगा कि पहले जो राजा महाराजाओं के ज़माने होते थे वहाँ दास दासियाँ या गुलाम, उनको जो भी बोला जाता था, वो लोग उनको खरीदते थे, बेचते थे, है ना, जैसे कि जानवरों को खरीदा बेचा जाता है। फिर एक बार आपने अगर किसी गुलाम को खरीद लिया तो फिर आपके अनुसार ही वो सारा काम करेगा। आप अगर कहोगे तो जान दे भी देगा, किसी की जान ले भी लेगा, आपके सारे काम करेगा। मतलब कि बिना किसी पेमेंट के आप उसको खाना रहना ये सब देना पड़ेगा, उसके अलावा वो सारा काम आपका करेगा, उसको हम कहते हैं गुलाम। तो रोबोट भी जो है वो कैसा होता है, एक तरीके का आपका गुलाम होता है। भाई जो प्रोग्रामिंग हम उसमें करेंगे वही काम करेगा, वो उसके बाहर कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इस शब्द को वहाँ से लिया गया है, ठीक। तो बात समझ में आ गई। रोबोटा है, रोबोट शब्द उत्पन्न हुआ है, उसका मतलब होता है गुलाम, क्लियर। और स्लाव भाषा का एक शब्द है। चलो फिर अगली बात करूँ मैं, तो इस रोबोट शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था? ठीक है, इस रोबोट शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था? ठीक है, तो 1920 में कारेल कासेम, ठीक है, कारेल कासेम नाम के एक चेक रिपब्लिक का नाम सुना है आप लोगों ने? चेक रिपब्लिक है ना, वहाँ के एक लेखक थे। क्या थे? लेखक मतलब कि राइटर थे, लेखक थे। इन्होंने अपने एक नाटक में, नहीं, इनका एक नाटक था, चूंकि ये लेखक थे, नाटक लिखते थे और उनको प्ले भी करते थे, तो उस नाटक में उन्होंने सबसे पहले इस रोबोट शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, रोबोट शब्द का सबसे पहले उपयोग चेक रिपब्लिक के, है ना, एक लेखक ने किया था, जिनका नाम क्या था? कॉरेल, ये का है ना, कॉरेल कासेम। क्लियर इतनी बात? अब ये जो कॉरेल कासेम है, जब इन्होंने रोबोट शब्द का उपयोग पहली बार किया था, फिर इनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया, भाई आपको रोबोट शब्द दिमाग में कैसे आया? तो उन्होंने कहा कि उनके सबसे पहले इस वर्ड का जो यूज़ है वो उनके भाई जोसेफ कॉरेल ने किया था। किसने किया था? जोसेफ कॉरेल ने। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शंस में कॉरेल कासेम और जोसेफ कासेम दोनों का या दोनों में से किसी एक का भी नाम आता है, तो हमको ध्यान रखना है कि जोसेफ जो थे, ठीक है, जोसेफ कासेम जो थे, इन्होंने सबसे पहले रोबोट शब्द का यूज़ किया था। ये बात हमको किसने बताई? ये बात हमको कॉरेल कासेम ने बताई थी, ठीक है, जो कि उनके इंटरव्यू में जो है उन्होंने कहा था। कॉरेल कासेम और जोसेफ कासेम, ठीक है। ये कहीं कहीं पर आपको कॉपेम भी मिलता है ना, कॉपेम भी मिलता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हिंदी में उसके प्रोनाउंसिएशन के वक्त ऐसी थोड़ी बहुत जो है इसमें डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, बट इनका जो मतलब है, जो उनका नाम है वो सेम ही है, ठीक है। तो 1920 में कॉरेल कासेम और जोसेफ कासेम, ये दो भाई थे और ये लेखक थे, इन्होंने इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। ठीक है भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे चलें हम। अगला देखो, अब रोबोटिक्स का क्या मतलब है? रोबोटिक्स का क्या मतलब हुआ? मिटा दूं इसको? देखो, ये तो बात हुई रोबोट की। रोबोटिक्स जो वर्ड है उसकी परिभाषा कैसे बना सकते हैं हम? देखो, तो रोबोटिक्स जो है हमारा, जैसे कि मैथमेटिक्स होता है ना, मैथमेटिक्स का मतलब गणित की सारी बातें उसके अंदर होगी, गणित का पूरा शास्त्र है वो। वैसे ही रोबोटिक्स के अंदर किसकी बात होगी? रोबोट्स की बात होगी, ठीक है। तो ऐसा ब्रांच है ना, देखो कुछ पहले शुरू में तो इसको क्या है कि साइंस के अंदर ही सारी चीज़ों के साथ ही पढ़ा जाता था, पर बाद में इसको सेपरेट कर दिया गया है ना, रोबोटिक्स एक अलग ब्रांच बना दी गई है ना। जैसे कि मैथमेटिक्स अलग ब्रांच है, या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कई सारी ब्रांचेस होती हैं, तो वैसे ही इसकी भी एक ब्रांच अलग बना दी गई ताकि इसकी स्टडी अच्छे से की जा सके। तो रोबोटिक्स एक ब्रांच है जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रोबोट के बारे में, है ना, कि रोबोट बनता कैसे है, रोबोट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, रोबोट का फंक्शन क्या होता है, उसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं, है ना। इसके अलावा फिर रोबोट कौन कौन सी बनाने वाली कंपनियां हैं, उसके अंदर प्रोग्रामिंग कैसे होती है, उसका सोर्स कैसा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जो भी डिटेलिंग में पढ़ेंगे वो सब किसके अंदर पढ़ेंगे? रोबोटिक्स के अंदर, ठीक। अब रोबोटिक्स वर्ड का सबसे पहले जो उपयोग है वो 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में अमेरिका के, है ना, अमेरिका के एक लेखक थे, अमेरिका के एक लेखक, एक राइटर थे अमेरिकन, ठीक है। उन राइटर का नाम था आइजैक, अमेरिका के एक लेखक, उनका नाम था आइजैक ओसमॉन, ठीक है, आइजैक ओसमॉन।
ये राइटर थे अमेरिका के, इन्होंने अपनी बुक के अंदर, ठीक है, उस बुक का नाम था रन अराउंड। रन अराउंड बुक का नाम था, लेखक का नाम आइजैक ओसमान था, और इस बुक के अंदर उन्होंने सबसे पहले किस वर्ड का यूज़ किया था? रोबोटिक्स वर्ड का यूज़ किया था। ठीक है, तो रोबोटिक्स वर्ड जिसके अंदर रोबोट के बारे में सारी जानकारी हम पढ़ेंगे। 1942 में अमेरिका के एक लेखक थे आइजैक ओसमान, उन्होंने जो है इस वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया था, और ये जो है अपनी बुक रन अराउंड में इसका उल्लेख किया है ना। बात समझ में आ गई? तो 1920 से चले 1942 में आ गए। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो रोबोट कहाँ से आया, रोबोटिक्स कहाँ से आया, ये मैंने आपको बता दिया। चलो फिर आगे चलो, अगला देखो 1954 की बात करूँ मैं। 1954 मतलब कि 1954। 1954 ये ईयर किसके लिए फेमस है? इस ईयर के अंदर सबसे पहला कमर्शियल रोबोट बना था। क्या बना था? लिख लो, सबसे पहला कमर्शियल रोबोट बना था। सबसे पहला कमर्शियल रोबोट बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहला कमर्शियल रोबोट बनाया गया था। लिखो किसके द्वारा बनाया गया, तो लिखो जॉर्ज, पहला नाम है जॉर्ज देवोल, जॉर्ज देवोल। ठीक, दूसरा नाम है जोसेफ एंजल बर्गर। ठीक है, जोसेफ एंजल बर्गर। ये दो ऐसे पर्सन थे, जॉर्ज देओल और जोसेफ एंजल बर्गर, है ना। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले कमर्शियल रोबोट बनाया था। ठीक, और ये जो कमर्शियल रोबोट है, इन्होंने अमेरिका की एक कंपनी है ना, जनरल मोटर, लिखो अमेरिका की एक कंपनी जनरल मोटर में जो है इन्होंने लगाया था। सबसे पहले अमेरिका की एक कंपनी जनरल मोटर में इसको सबसे पहले उन्होंने लगाया। ठीक, जनरल मोटर्स जो कि न्यू जर्सी में है। कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर न्यू जर्सी एक जगह का नाम है, वहाँ पर है, और उसके अंदर जो है इन्होंने अपना बनाया हुआ रोबोट बनाया था। ठीक, और इन दोनों ने जिस रोबोट को बनाया था, है ना, मतलब इन दोनों ने एक कंपनी ओपन की थी, और उस कंपनी का नाम था यूनिमेशन। क्या कंपनी का नाम है? यूनिमेशन। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि यूनिमेशन जो है ये रोबोटिक्स की सबसे पहली कंपनी है। ठीक है, यूनिमेशन इज द फर्स्ट कंपनी ऑफ रोबोटिक्स, है ना। रोबोट बनाने वाली सबसे पहली कंपनी का नाम क्या है? यूनिमेशन। ठीक है, न्यू जर्सी में जो जनरल मोटर है ना, इस जनरल मोटर के अंदर देखो क्या बनता है मोटर, जनरल मोटर्स उसका नाम है, तो उसके अंदर क्या बनने वाला है? मोटर वगैरह बनती है। अब वहाँ पर उन्होंने अपने रोबोट को लगाया था। ठीक है, और उस रोबोट ने वहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया था। बात समझ में आ गई? ठीक है, बनाने वाली कंपनी यूनिमेशन, और जहाँ पर परफॉर्म किया गया था वो कौन सी कंपनी है? जनरल मोटर्स, जो कि कहाँ पर है? न्यू जर्सी में। क्लियर? बनाने वाले लोग कौन कौन थे? जॉर्ज देओल और जोसेफ एंजलबर्ग। ठीक है, ये दो नाम है जिन्होंने देखो जोसेफ एंजलबर्ग जो है इनका तो पैसा लगा था। क्या लगा था? पैसा। ठीक है, मतलब कि इन्होंने फंड कराया, उनको बहुत सपोर्ट किया, और जो बनाने वाले जिनका दिमाग था वो जॉर्ज देओल थे। ठीक है, इनका दिमाग था और इनका क्या था? पैसा था। तो अब अगर हम कहें कि इन दोनों ने मिलकर बनाई ये कंपनी, और उस कंपनी ने बनाया रोबोट जो इसको लगाया यहाँ पर। क्लियर? अच्छा, ठीक। अब इनके आगे एक चीज और लिख लो कि जो जॉर्ज देओल थे इनको ग्रैंडफादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंडफादर ऑफ रोबोटिक्स। तो मैं इधर लिख देता हूं, ग्रैंडफादर ऑफ रोबोटिक्स। ठीक है, जॉर्ज देओल। दूसरा जोसेफ एंजलबर्ग जो थे ये फादर ऑफ रोबोटिक्स। तो ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक फादर ऑफ रोबोटिक्स और एक ग्रैंडफादर ऑफ रोबोटिक्स। क्लियर भाई इतनी बात? ठीक है, तो रोबोटिक्स क्या है मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप। अच्छा चलो 2-3 चीज़ें और पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक बार पूरा आपको रिवाइज करा दूँ।
अब देखो ये तो हो गई बात, पर इन लोगों ने जो रोबोट बनाए थे वो रोबोट जैसे दिखते नहीं थे, है ना। वो मैंने आपको बताया कैसे रोबोट थे, वो मशीनें ही थी, बट उनमें प्रोग्रामिंग की जाती थी और वो अपना काम स्वयं कर लेती थी, ठीक है। अब रोबोट का जनरली मतलब हम क्या समझते हैं कि हमारे जैसा दिखने वाला, है ना, ह्यूमन बीइंग जैसा दिखने वाला, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही पावरफुल, है ना, कोई भी टास्क परफॉर्म कर ले, ऐसे को हम समझते हैं कि वो रोबोट है। अब सबसे पहला इस तरीके का रोबोट, किस तरीके का, ह्यूमैनॉइड। ह्यूमैनॉइड का मतलब मनुष्य की तरह दिखने वाला, ठीक है। मनुष्य की तरह दिखने वाला सबसे पहला रोबोट जो है वो 1972 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1972 में। इसको मिटा दूं, 1972 में, 1972, ठीक है। उस रोबोट का नाम है वाबूट 1। क्या नाम है उसका? वाबूट 1, ठीक। बनाने वाला कौन था? जापान। जापान में कौन सी जगह पर बनाया गया था? वासेदा, ठीक है। जापान में कौन सी जगह है? वासेदा यूनिवर्सिटी, वासेदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। जापान ने बनाया 1972 में, है ना। वासेदा यूनिवर्सिटी जो जापान की एक यूनिवर्सिटी है उसने बनाया, और रोबोट का नाम क्या था? वाबूट 1, ठीक है। रोबोट का नाम क्या है? वाबूट 1। देश कौन सा है? जापान। बनाने वाला कौन है? वासेदा यूनिवर्सिटी। कब बनाया गया था? 1972, ठीक। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है ना। इसकी स्पेशलिटी ये थी कि ये पहली चीज़ तो ह्यूमैनॉइड था। क्या था? ह्यूमैनॉइड, है ना। पहला पॉइंट लिख देते हैं कि ये ह्यूमैनॉइड था। मतलब कि ह्यूमैनॉइड का मतलब क्या होता है? मनुष्य की तरह दिखने वाला, मनुष्य की तरह दिखने वाला, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या थी? देखो, मनुष्य की तरह दिखता था, बहुत ही स्मार्ट था, सारे टास्क परफॉर्म करता था, है ना। उसके बाद में जो है कह सकते हैं कि इसके अंदर कई सारे सेंसर्स का भी यूज़ किया गया। इसके अंदर एक जो चीज़ जो नहीं थी वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। कौन सी चीज़ नहीं थी इसके अंदर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर छोड़ दें तो बाकी की सारी चीज़ें इसके अंदर थी, है ना। सेंसर्स थे, अच्छी बैटरी भी थी, है ना, और ये इंसान की तरह दिखता भी था, काम भी करता था, बोलता भी था, सब कुछ करता था, ठीक है। पर जो इसको सिखाया जाता था वो, बट इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी। बात क्लियर हो गई। बाकी सारी खूबियां इसमें रोबोट जैसी थी। क्लियर? तो ये हो गया। अब अगला लिखो, 2016 के अंदर सोफिया नाम का एक ह्यूमैनॉइड फिर से बनाया गया। 2016 के अंदर सोफिया नाम का एक रोबोट फिर से बनाया गया, ठीक है। यह बनाया किसने? हांगकांग ने बनाया, ठीक। बनाने वाला कौन था? डेविड हैंसन बनाने वाला था, ठीक है। देश कौन सा है? हांगकांग। नाम क्या है रोबोट का? सोफिया। कब बनाया गया? 2016 में, ठीक। 2016 सोफिया रोबोट का नाम है, हांगकांग देश, और डेविड हैंसन जो है इसको बनाने वाले का नाम है, ठीक है। अब इसकी क्या विशेषता है? तो पहली विशेषता तो ये ह्यूमैनॉइड तो था ही, है ना, ह्यूमैनॉइड तो है ही, मनुष्य की तरह दिखने वाला। दूसरी विशेषता, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया, मतलब कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता थी इसके अंदर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पूरा लेक्चर हम कर चुके हैं। क्या होती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता? उसकी सोचने की और निर्णय लेने की क्षमता, है ना। कोई काम को अगर आपने उसको करने को दिया और अगर उसको ये लगता है कि ये गलत है तो वो नहीं करेगा, है ना। जैसे कि हम लोगों में होती है ये क्षमता कि अगर मान लो हमसे किसी ने कोई काम करने को कहा कि भाई कोई गलत काम करो जाके, तो हम करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर भी तो बुद्धि है, हम भी सोचेंगे कि ये काम गलत है कि सही है। तो वैसे ही वो रोबोट भी क्या कर सकता है? सोच समझ सकता है, उसके पास इतनी बुद्धि होती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर है। अगली बात लिखो, उसके अंदर दुनिया भर के सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है ना। मतलब कि आप ऐसा लिख सकते हो कि ये अब तक का सबसे ज़्यादा एडवांस ह्यूमैनॉइड रोबोट है ना। लिख लो, एडवांस्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट है, सबसे ज़्यादा विकसित, ठीक है, विकसित रोबोट हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और ख़ास बात क्या है कि सऊदी अरब जो देश है ना, सऊदी अरब ने इस रोबोट को अपने देश की नागरिकता दी है। क्या दी है? सऊदी अरब ने इस रोबोट को अपने देश की नागरिकता दी है। सऊदी अरब का एक नागरिक है ये रोबोट, है ना। सऊदी अरब का एक नागरिक है, एक सिटीजन है, कहाँ का? और सऊदी अरब ने इसको नागरिकता दी है, ये भी इसकी एक विशेषता है, ठीक है।
तो 2016 में सोफिया बना, रोबोट का नाम है जो हांगकांग में बना, डेविड हेंसन ने बनाया, ठीक है। ह्यूमैनॉइड है, एआई से लेस है, विकसित सबसे अभी तक का सबसे एडवांस रोबोट है, और सऊदी अरब ने इसको क्या किया है, नागरिकता प्रदान की है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री की हमने बात कर ली, ठीक। अब एक बार रिवाइज करो तो जरा मेरे साथ। सबसे पहले कब रोबोट का मतलब क्या होता है, जो रोबोटा से लिया गया है ना। रोबोटा किस भाषा का शब्द है, स्लाव भाषा। स्लाव भाषा कहाँ बोली जाती है, पूर्वी यूरोप में, ठीक। इतनी बात क्लियर। इस रोबोटा का मतलब क्या होता है, स्लेव या गुलाम, ठीक है, जिसका मतलब होता है जो बिना कुछ सोचे समझे हमारी कामों को करे, ठीक। फिर उसके बाद रोबोट शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था, कारेल कासेम और जोसेफ कासेम। अपने एक नाटक के अंदर या एक बुक के अंदर उन्होंने इसका उल्लेख किया था। कब किया था, 1920 में, 1920 में, क्लियर। फिर आगे चलो तो रोबोटिक्स का मतलब क्या होता है। रोबोटिक्स का मतलब जिसके अंदर रोबोट्स की सारी बातें हम करने वाले हैं, उसको बनाने से लेकर के उसके सारे फंक्शंस के बारे में, ठीक। रोबोटिक्स के बाद रोबोटिक्स वर्ड का यूज किसने किया था सबसे पहले, अमेरिका के एक लेखक थे, है ना, क्या नाम था उनका, आइजैक ऑसमॉन, ठीक है। आइजैक ऑसमॉन ने सबसे पहले रोबोटिक्स वर्ड का यूज किया, क्लियर। उसके बाद 1954 में क्या हुआ, दुनिया का सबसे पहला रोबोट बनाया गया, किसके द्वारा, यूनिमेशन कंपनी के द्वारा। यूनिमेशन कंपनी के कौन थे, मालिक लोग कौन थे, जॉर्ज देवोल और जोसेफ एंजल बर्गर, ठीक है। जॉर्ज देवोल और जोसेफ एंजल बर्गर, क्लियर। और इन्होंने उसका टेस्टिंग कहाँ पर किया था, मतलब उसको कहाँ पर लगाया था, न्यू जर्सी जनरल मोटर्स, क्लियर। फिर 1972 में पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट बना, क्या नाम था उसका, वोबूट 1, और किसने बनाया, जापान ने। बनाने वाली यूनिवर्सिटी का नाम वासेदा यूनिवर्सिटी, ठीक। और सोफिया के बारे में तो अभी बताया हम, क्लियर इतनी बात। चलो अब आगे आ जाओ, तो अगली हेडिंग डालो, कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट। रोबोट के घटक, या हम इसको कह सकते हैं कि किन किन चीज़ों से मिलकर रोबोट बनता है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ रोबोट, कंपोनेंट ऑफ रोबोट, ठीक है। रोबोट के घटक या रोबोट के अंग जो भी हम कहें। तो देखो 3 प्रकार के इसमें बेसिक कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो कंपोनेंट होगा हमारे पास में मैकेनिकल, है ना, क्या होगा, मैकेनिकल कंपोनेंट, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हिंदी में इसको कहेंगे यांत्रिक, यांत्रिक घटक, ठीक है। पहला हो गया मैकेनिकल। दूसरा क्या होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक। तीसरा देखो तो क्या होगा, तीसरा इसमें होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। भाई बिना प्रोग्रामिंग के तो वो एक नॉर्मल मशीन ही होगा, है ना, जब तक उसमें प्रोग्रामिंग अगर नहीं की जाएगी तो ये बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं किसी भी रोबोट के। पहला है मैकेनिकल कंपोनेंट, दूसरा है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, और तीसरा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तीसरा क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हाँ भाई, ठीक है। तो अब देखो मैकेनिकल का मतलब यांत्रिक, यांत्रिक मतलब समझ रहे हो क्या होता है, मशीनरी से संबंधित, है ना। जैसे रोबोट एक मशीन है, मशीन के अंदर जो भी कलपुर्जे लगेंगे, मान लो मोटर लग रही है ना, आयरन की रॉड्स है, या दूसरे जो भी आपकी जितनी भी मशीन के पार्ट्स होते हैं, है ना, कोई भी पार्ट हो सकता है मशीन का, चाहे वो उससे बेरिंग हो, है ना, चाहे मोटर्स हो, चाहे वायरिंग हो, जो भी हो, तो उन सब वो सभी किस में आ जाएंगे, यांत्रिक के अंदर, है ना। मैकेनिकल के अंदर सारे पोर्शन आ जाएंगे। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि एक तरीके का ये हार्डवेयर हो गया जो मेटल से बना हुआ है या फिर फाइबर से बना हुआ है, उसके ऊपर की जो भी बॉडी वगैरह है वो भी सब इसके अंदर आ जाएगी, क्लियर। इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक में तो समझ ही गए होंगे आप, है ना। इलेक्ट्रॉनिक उसमें चिप वगैरह जो भी प्रोग्रामिंग जो भी चीज़ें लगने वाली इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक में वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, है ना, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है भाई, प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रोबोट को ये सिखा रहे हैं
कि उसको क्या क्या करना है, ठीक है, और वो सारी बातें लिखित में उसके अंदर हमको क्या करना पड़ती है, लोड करना पड़ती है, तभी तो वो काम कर पाएगा। हम उसको बार बार तो इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि भाई आप ऐसा करो वैसा करो, एक ही बार में उसको सारी चीज़ें हमको सिखा के और उसके अंदर फीड करना है। उसके बाद वो जब तक भी उसकी लाइफ है तब तक वो उसके हिसाब से काम करता रहेगा। हाँ, हम प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जब भी हम जरूरत महसूस करें उस प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग कमांड्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि हमको रोबोट को देना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपना काम करता है। बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक 3 कंपोनेंट है। अब इसकी डिटेलिंग अगर हम करें, है ना, तो डिटेलिंग में लिखो, डिटेलिंग कंपोनेंट में अगर हम बात करें तो इसमें आपको 10 कंपोनेंट है रोबोट के अंदर जो हमको पढ़ने पड़ेंगे, और वो 10 में से जितने भी वो 10 कंपोनेंट है वो इन तीनों में से किसी ना किसी एक के अंदर आएंगे, ठीक है। तो 10 में से पहला लिखो, तो पहला तो क्या होगा, उसका पावर सोर्स, रोबोट का पावर सोर्स, ठीक है, ये पहला कंपोनेंट है रोबोट का पावर सोर्स। दूसरा कंपोनेंट लिखो आप मैनिपुलेशन। दूसरा कंपोनेंट क्या है, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन, ठीक है। अगला है आपके पास लोकोमोशन, लोकोमोशन, ठीक। इसके बाद है कंट्रोलर, ठीक है। इसके बाद है सेंसर, इसके बाद है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन भी 2 टाइप का है, इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड रोबोट, ठीक है। अगला है इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड रोबोट, ह्यूमन एंड रोबोट, ठीक। अगला लिखो, अगला पोर्शन है इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये भी इसका एक कंपोनेंट है, ठीक। और लास्ट में जो है इसका आ जाएगा प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब देखो एक एक करके हम डिटेल में इन पे बात करते हैं। सबसे पहला जो है पावर सोर्स। पावर सोर्स का मतलब उसका क्या है, ऊर्जा का स्रोत, हिंदी मतलब मैं बता देता हूँ, ऊर्जा स्रोत, ठीक है। फिर एक्चुएशन का मतलब जो है एक्यूलेटर या एक्चुएशन का मतलब ये होता है, एक तरीके से आप इसको ये बोल सकते हो कि ये रोबोट्स की मसल्स हैं। क्या है, मसल्स मतलब मांसपेशियाँ, ठीक है। जैसे हमारी जो नसें होती है ना, लिगामेंट, तंतु, जिनके द्वारा हमारे हाथ पैर चलते हैं, है ना। जैसे मैंने हाथ ऊपर किया तो अंदर की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसलिए मेरा हाथ ऊपर हुआ। तो वैसे ही रोबोट्स के अंदर भी रोबोट्स की जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे एक्चुएशन, ठीक है। इसके अंदर और मैं आपको अभी एक चीज़ और बताऊंगा। तो मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब क्या होगा भाई, मैनिपुलेशन का मतलब परिचालन, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, परिचालन, ये इसका मतलब होता है मैनिपुलेशन, ठीक। लोकोमोशन का मतलब क्या होगा, उसकी गति से संबंधित होगा वो, गतिशीलता। लोकोमोशन का मतलब है गतिशीलता। कंट्रोलर का मतलब क्या है, नियंत्रक, नियंत्रण करने वाला। सेंसर का मतलब क्या है, संवेदी, ठीक है। सेंसर मतलब तो समझते ही होंगे सभी लोग, है ना। फिर इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड रोबोट, मतलब कि जो आसपास का वातावरण है उसके साथ रोबोट किस तरीके से व्यवहार करता है। भाई जैसे जब रोबोट बन के तैयार है, उसको आपने छोड़ा फील्ड पर, है ना, तो क्या होगा, फील्ड पर तो सभी तरह के काम हो रहे हैं। भाई धूप भी पड़ रही है, या तेज़ हवाएं चल रही हैं, या कभी तूफान आ गया, बारिश आ गया, जो भी हो गया। हालांकि हम इन सब चीज़ों से उसको बचा के रखते हैं, बट कभी ना कभी तो रोबोट को उनका सामना करना पड़ेगा, है ना। तो अब इन परिस्थितियों से रोबोट कैसे डील करता है ना, वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है, जैसे हम लोग करते हैं, है ना। तेज हवा चलेगी तो हम क्या करते हैं, वैसे ही सारी चीज़ें रोबोट को ऑलरेडी सिखाई जाती है, पर जब उसको एक्चुअल में फील्ड पर डाला जाता है उस समय उसका इंटरेक्शन जो है वो किस तरीके से वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा, ये चीज़ भी उसके कंपोनेंट के अंदर आती है, ठीक। दूसरे टाइप का इंटरेक्शन कौन सा है, ह्यूमन बींग से। भाई मनुष्य के साथ वो कैसे जो है डील करेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा, वो भी इसके कंपोनेंट के अंदर आएगा। अगला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये तो पता ही है सभी को, है ना। और लास्ट है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग तो कंपलसरी है, बिना प्रोग्रामिंग के रोबोट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई। चलो तो अब एक एक करके हम बात करते हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर सोर्स। तो बताओ जरा कि ये नोट कर लिया सभी ने। चलो तो अब देखो, सबसे पहले बात करूं मैं पावर सोर्स की।
ठीक। पावर सोर्स क्या है, रोबोट का पावर सोर्स क्या होगा आपके हिसाब से, बताओ जरा। रोबोट को, भाई रोबोट एक मशीन है, मशीन तो पावर से चलेगी, और मशीन ही क्यों, हम लोग भी तो पावर से ही चलते हैं, हमें भी तो खाना खाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो रोबोट को भी खाना चाहिए। तो रोबोट का खाना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। क्या है उसका खाना, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से चलेगा वो। अब बिजली से चलेगा मतलब कि आपको या तो उसको डायरेक्ट कनेक्शन दो कहीं से, है ना, जैसे कि मान लो ये प्लग लगा दिया और आपने कनेक्शन ले लिया, या फिर उसके अंदर कोई बैटरी फिट कर दो, क्योंकि अगर कनेक्शन देंगे तो वो वायर लेके घूमेगा थोड़ी ना सारी जगह, उसको तो फ्री चाहिए। जैसे लैंडलाइन का सिस्टम खत्म हो गया, अब मोबाइल आ गया, किसी वायर की ज़रूरत नहीं है, तो रोबोट को हम कोई ऐसा तो है नहीं कि जैसे किसी जानवर को बांध दिया खूंटे से वैसा वो बंधा रहेगा वायर से, ऐसा नहीं होगा, उसको तो बहुत दूर दूर तक जाना है, तो उसके अंदर आपको क्या लगानी पड़ेगी, बैटरी, है ना। तो बैटरी जो है वो आपका जो रोबोट है उसका मेन पावर सोर्स है ना। तो बैटरी या सेल इसको हम कह सकते हैं, बैटरी या सेल भी इसको कहते हैं। क्लियर। अब बैटरी देखो, रोबोट में कौन सी बैटरी यूज़ की जा रही है आज के समय पर, तो आज के समय पर जो है ये लेड एसिड बैटरी यूज़ हो रही है। कौन सी बैटरी यूज़ हो रही है, लेड एसिड बैटरी, ठीक है। लेड एक लेड मतलब क्या है समझ रहे हो सभी लोग, लेड का सिंबल जो है पीबी होता है, ये आपके पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, ठीक है। तो लेड एसिड बैटरी का यूज़ जनरली किया जा रहा है, जो कि आजकल हम सभी जगहों पर देख रहे हैं, है ना, जिसको लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। कौन सी बैटरी कहते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी। अच्छा, ये तो देखो, अब रोबोट में सबसे बड़ी समस्या क्या है, यही सबसे बड़ी समस्या है कि उसके पास ज़्यादा देर का बैकअप नहीं है ना। जैसे हम टीवी वगैरह में जो देखते हैं वो रोबोट तो भाई सालों तक एक ही बैटरी से चल रहे हैं, है ना, क्योंकि उनकी जो बैटरी है वो भी बहुत एडवांस दिखाई जाती है ना। जैसे कि मान लो फ्यूल सेल बना लिया उन लोगों ने, या फिर उन लोगों ने जो है न्यूक्लियर बैटरी बना ली, तो वो तो बहुत लंबे समय तक चलती। पर अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि न्यूक्लियर बैटरी हमारे पास नहीं है ना। तो हालांकि साइंटिस्ट उस पर अभी विचार कर रहे हैं कि न्यूक्लियर बैटरी बनाई जाए, है ना, आगे चल के, या फिर सोलर बैटरी बनाई जाए, या फिर जो है न्यूमेटिक बैटरी बनाई जाए। ऐसी बहुत सारी तरीके की बैटरियों के बारे में वैज्ञानिक जो है वो बना रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाया जाए, वो भी सोचा जा रहा है। पर अभी जो काम कर रही है वो बैटरी कौन सी है, लेड एसिड बैटरी, है ना, जो कि भरोसेमंद है और अभी यूज़ में की जा रही है। अब लेड एसिड बैटरी में दिक्कतें क्या है कि एक तो इसके पास ज़्यादा देर का बैकअप नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, ये रोबोट को अनलिमिटेड पावर नहीं दे सकती है ना, जैसा कि हम जनरली ऐसी अपेक्षा रखते हैं उससे कि रोबोट का मतलब बिल्कुल पावरफुल, है ना, वो कुछ भी दीवार तोड़ के और अंदर चला जाए, ये इसी ऐसा ही सोचते हैं रोबोट के बारे में। तो उसको वो लिमिटेड पावर अभी सप्लाई कर पाएगी। अनलिमिटेड पावर के लिए बैटरी बड़ी चाहिए, और बड़ी बैटरी अगर हम लगा देंगे तो रोबोट बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो उपयोगिता है वो कम हो जाएगी। क्लियर। अब देखो कि लेड स्टोरेज बैटरी एक्चुअल में है क्या, कि देखो एक कंटेनर है लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या कर रखा है, एसिड का एक सॉल्यूशन भर रखा है। मान लो H2SO4 है, कितना है, कौन सा एसिड है, H2SO4, ठीक। ये बैटरी का आपको अंदर का पूरा मैं बता रहा हूँ कि बैटरी क्या है। फिर इसके अंदर उन्होंने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, जनरली जो सभी बैटरी में होते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो है, आप ऐसा जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है ना, उसमें कई सारे इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 हो गए, 2 के 2 सेट और लगा दिए, तो कुल मिला के 6 इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक है। तो एक जो इलेक्ट्रोड होता है वो बनता है लेड ऑक्साइड से, और दूसरा जो बनता है वो बनता है लेड से। क्लियर। फिर से ये लेड ऑक्साइड से बनेगा, फिर ये लेड से बनेगा, ऐसे एक के बाद एक करके ये एनोड कैथोड वाला जो सिस्टम है उसको ज़्यादा डिटेल में हमको समझने की ज़रूरत नहीं है ना। तो एक कंटेनर, कंटेनर के अंदर एसिड, एसिड के अंदर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड किसका बनाएंगे, लेड का, और दूसरा इलेक्ट्रोड किसका बनाएंगे, लेड ऑक्साइड का। क्लियर। ये लेड स्टोरेज बैटरी या लेड एसिड बैटरी का सीधा साधा सा कॉन्सेप्ट है। और वही बैटरी अभी यहाँ, हालांकि रोबोट में यूज़ होने वाली जो लेड बैटरी है ये बहुत एडवांस होती है, नॉर्मल, ऐसा नहीं कि हमारी बाइक की बैटरी, हमारे कार की बैटरी उसके जैसी हो गई। उसका बैकअप इनके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, इनके कंपैरिजन में बहुत अच्छी उसकी लाइफ है, इनके कंपैरिजन में उसका वजन बहुत कम है, पर इनके कंपैरिजन में कॉस्ट उसका बहुत ज़्यादा है। क्लियर। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बैटरी है वो। क्लियर। तो ये यूज़ की जा रही है अभी फ़िलहाल में, है ना। उसके बाद आगे आने वाले समय में जो है न्यूक्लियर बैटरी के ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर बैटरी एक ऐसी बैटरी है कि जो अगर एक बार बन गई, है ना, तो
लंबे समय तक मतलब 20, 25, 50 साल तक आपको रोबोट को देखने की ज़रूरत नहीं है पावर के मामले में। वो ऑटोमेटिक उसके अंदर से पावर वो बनाती रहेगी, क्योंकि वो एक तरीके का न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर। जैसे हमने देखा है हमारी सबमरीन बनाई, भाई हमारी जो पनडुब्बियाँ हैं जो पानी के अंदर जाती हैं, वो उसके अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियर सबमरीन भी है जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। अब एक बार उस रिएक्टर को लगा दिया तो कई सालों तक उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ना उसमें आपको डीजल भरना है, ना उसमें आपको बिजली देना है, वो अपने आप चलती रहेगी और अपने आप काम करती रहेगी। बात समझ में आ गई? तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर। पर अब एक मनुष्य के जैसा दिखने वाला रोबोट जिसकी हाइट 7 फीट हम मान सकते हैं, है ना, तो उसके अंदर इतना बड़ा रिएक्टर तो हम लगा नहीं सकते हैं। उसके अंदर हमको रिएक्टर का साइज क्या करना पड़ेगा? छोटा। और रिएक्टर का साइज छोटा करना, उसके साथ साथ में रोबोट चलेगा फिरेगा साथ में, है ना, और सारी चीज़ें भी करेगा और कूदेगा भी, लड़ाइयाँ भी लड़ेगा, तो वो जो सब शॉक्स हैं वो भी उसको सहन करना है। तो कुल मिलाकर के एक छोटी सी जगह में इतनी बड़ी चीज़ को रखना, है ना, और साथ में उसको बहुत ही ज़्यादा रिलायबल बनाना, ये बहुत ही मुश्किल टास्क है ना। इसीलिए अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसके ऊपर काम चल रहा है। अगर इन फ्यूचर ये बन जाती है तो फिर क्या होगा? रोबोट के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दो और बात खत्म। ना तो फिर उसको चार्ज करने की ज़रूरत है, ना उसको आपको कुछ भी पावर के दूसरे सोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। न्यूक्लियर रिएक्टर में आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ करते हैं और चेन रिएक्शन के थ्रू एनर्जी को हम वहाँ से गेन करते हैं। बात समझ में आ गई? फिर देखो सोलर बैटरी। सोलर बैटरी क्या करेगी? भाई सूरज की प्रकाश से वो चलेगी, है ना, मतलब कि सनलाइट में अगर आपका रोबोट जाएगा तो वो अपने आप चार्ज होगा। ये पॉसिबल है, पर इसकी भी लिमिटेशन क्या है कि वो फिर अंधेरे में वही बात जैसे कि लेड स्टोरेज के साथ है, भाई दिन में तो वो चार्ज हो जाएगी, फिर अंधेरे में क्या होगा? और अगर मान लो रोबोट को आपने ऐसे मिशन में भेजा कि जहाँ पर उसको छिप के रहना है, तो फिर वो बैटरी काम नहीं करने वाली है ना, या रात में जाना है तो भी वो बैटरी ज़्यादा उसको बैकअप नहीं दे पाएगी। फिर दूसरी चीज़ कि रोबोट, अगर सोलर बैटरी आपको बनानी है तो फिर रोबोट का जो अपर स्ट्रक्चर है ना, उस पर आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ लगानी पड़ेगी ना जो सनलाइट से बिजली बनाए, जैसे सोलर पैनल है। तो मतलब कि आपका एक तरीके से आउटफिट उसका फिक्स हो गया कि आपको आउटफिट तो वही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी एक दिक्कत है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारा रोबोट कपड़े पहने, इंसानों के जैसा दिखे, तो अब कपड़ों के ऊपर सोलर पैनल लगाओगे आप तो भी फिर वही बात हो जाएगी। तो इसलिए इस बैटरी के ऊपर भी ऐसा काम चल रहा है कि भाई इसको रोबोट में लगाने लायक हम बना सकें, ठीक। फिर न्यूमेटिक बैटरी जो है ये हवा से चलने वाली होती है, ठीक है, हवा से चार्जिंग वगैरह या हवा या अलग अलग तरीके की गैसों का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये डेंजरस ज़्यादा है ना, क्योंकि एयर में जल्दी ब्लास्ट हो सकता है, जल्दी उसमें कहीं से भी लीकेज हो सकता है ना, तो ये भी दिक्कत है। फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये भी एक अच्छा विकल्प है, पर इसमें भी सेम परेशानी है कि ये साइज़ में एक तो बड़ा है, दूसरी चीज़ ये बहुत महंगा है ना। फ्यूल सेल होता क्या, देखो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो फ्यूल सेल के अंदर क्या है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, क्लियर। कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक इधर एक इधर। ये इलेक्ट्रोड कैसे हैं? कार्बन या ग्रेफाइट से बने हुए हैं, ठीक है, और इनमें छोटे छोटे पोर्स हैं, मतलब ये पोरस हैं। कैसे हैं? पोरस, छोटे छोटे छेद हैं इन इलेक्ट्रोड के अंदर, क्लियर। अब इस इलेक्ट्रोड के अंदर यहाँ पर मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया है ना, जैसे वहाँ पर मैंने एसिड का सॉल्यूशन भरा था, यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन भर दिया। फिर इस सेल में मैं क्या करता हूँ कि इस तरफ से हाइड्रोजन गैस और इस तरफ से जो है ऑक्सीजन गैस, क्लियर। एक तरफ से हाइड्रोजन, एक तरफ से ऑक्सीजन, दोनों गैसों को मैं अंदर छोड़ता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये गैसें अंदर जाएंगी, इन इलेक्ट्रोड से होती हुई सॉल्यूशन में जाएंगी और फिर आपस में क्या करेंगी? रिएक्ट करेंगी। आपस में रिएक्ट करके ये क्या बनाएंगी? पानी, है ना, और साथ में क्या बनाएंगी? एनर्जी। तो उस एनर्जी का यूज़ रोबोट करेगा और पानी जो है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। जैसे आज हमारी कार से धुआं निकलता है, वैसे ही इस कार से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, ठीक है। और ये एनर्जी भी बहुत अच्छी देगी आपको। बट इसमें समस्या क्या है? इसमें कई सारी समस्या है कि ये दिखने में तो छोटा सा दिख रहा है, पर इसके पीछे की असेंबली बहुत बड़ी है, क्योंकि भाई हाइड्रोजन आप इसको सप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको एक टैंक बनाना पड़ेगा, एक कंप्रेसर बनाना पड़ेगा, ठीक। इधर ऑक्सीजन के लिए कंप्रेसर बनाना पड़ेगा, फिर इन दोनों को कम टेम्परेचर पर रखना पड़ता है, मतलब कि इसका टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा? कम, क्लियर। तो मतलब कि यहाँ बाहर का टेम्परेचर कम और अंदर तो एनर्जी बन रही है, अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो 2 तरह के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, क्लियर। दूसरी बात कि आप देखोगे कि ये सॉल्यूशन तो लिक्विड है
और ये जो इलेक्ट्रोड है ये सॉलिड है, और ये जो गैस है ये कैसी है, गैस है। मतलब कि तीनों स्टेट आ गई मैटर की यहाँ पर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उनको मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़, इसके अंदर महंगे महंगे कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, है ना, जैसे प्लेटिनम यूज़ होता है ना, गोल्ड यूज़ होता है, तो ये कैटलिस्ट बहुत महंगे हैं और साथ में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मतलब कि ये बैटरी कैसी है, बहुत ज़्यादा महंगी है, पर इसमें बेनिफिट क्या है कि ये कंटिन्यूस एनर्जी आपको सप्लाई करेगी, इसको आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता रहेगा तब तक ये काम करती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। क्लियर। दूसरी चीज़, इसमें अनलिमिटेड पावर मिल सकती है आपको। तीसरी चीज़ कि ये जो बैटरी है अगर साइज़ में छोटी हो गई, है ना, अभी नहीं है पर अगर हो गई तो ये हमारे रोबोट्स के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। बट अभी इसका साइज़ भी बड़ा है और साथ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है जो मैंने आपको बता दी। क्लियर इतनी बात। तो ये रोबोट का पहला पोर्शन है जो कि पावर सोर्स है, जो कि ऊर्जा स्रोत, और सबसे यूज़ होने वाली बैटरी कौन सी है अभी फिलहाल में, लेड एसिड बैटरी या लेड स्टोरेज बैटरी इसको कहते हैं, ठीक है भाई। चलो अगली चीज़ की बात करो, रोबोट का दूसरा कंपोनेंट बताओ तो जरा कौन सा था, मैनिपुलेशन, है ना, लोकोमोशन, मैनिपुलेशन, है ना, सेंसर। सबसे पहले सेंसर की बात कर लेते हैं, वो थोड़ा सा सिंपल है। देखो सेंसर की मैं बात करूं तो सेंसर क्या होता है, सेंसर का मतलब होता है संवेदक, है ना, जो संवेदनाएं ग्रहण कर सकता है ना। जैसे कि हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन होते हैं, आंखें होती है जो देखने का काम करती है, कान होते हैं जो सुनने का काम करते हैं, इसी तरीके से हमारी 5 इंद्रियां जिनको हम कहते हैं ना, वो सबके सब क्या है, सेंस ऑर्गन ही तो है भाई। अगर मुझे कोई टच करेगा और मेरी आंख बंद भी है तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि वो सेंस मैं कर पा रहा हूँ उसको। तो वैसे ही रोबोट के अंदर भी कई सारे सेंसर है। अब भाई मान लो कि आग में अगर रोबोट को आप डालते हो तो वो जल जाएगा, उसके सेंसर खराब हो जाएंगे। भाई जितनी उसमें कैपेसिटी उतना तो वो सहन कर लेगा, हमसे ज़्यादा ही सहन कर सकेगा, बट फिर भी एक टेम्परेचर तो ऐसा आएगा जहाँ पर उसको वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा। तो अब रोबोट को ये बात सिखाना पड़ेगी कि भाई आपको इससे इतने ज़्यादा टेम्परेचर में आपको नहीं जाना है, ठीक। तो अब उसके अंदर आपको टेम्परेचर को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे, है ना, ताकि वो टेम्परेचर माप सके कि भाई इतना टेम्परेचर है, अब मुझे इससे आगे नहीं जाना है। तो वो टेम्परेचर को सेंस करने वाले सेंसर्स आपको उसके अंदर लगाने पड़ेंगे। फिर आवाज़ को सुनने वाले सेंसर आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप तो उसको इंसान जैसा बनाना चाह रहे हो ना भाई, तो इंसान में जो जो खासियत को उसमें डालना पड़ेगी। उसको देखने के लिए सेंस लगेगा, सुनने के लिए सेंस लगेगा, काम करने के लिए सेंस लगेगा। अगर उसको किसी ने टच किया उसका भी उसको पता चलना चाहिए कि ये सेंस मुझे हुआ है ना। तो इस तरीके से जितने सेंसर्स हमारे अंदर हैं उससे भी ज़्यादा सेंसर्स उसके अंदर आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो फोटो सेंसर्स, है ना, फिर मोशन सेंसर्स, जिनके नाम तो हमने सुने ही रहे हुए, और ऐसे भी कई हैं जिनके नाम भी हमने नहीं सुने हुए हैं, ठीक है। नाइट विजन उसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। जितना आप उसको एडवांस करोगे उतने ज़्यादा उसके अंदर आपको सेंसर लगाने पड़ेंगे। प्रकाश के प्रति संवेदन वो रहेगा, है ना, कितने प्रकाश में जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है ना, पानी के लिए, हवा के लिए, हर प्रकार का सेंसर आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा। तो सेंसर जो है, सेंसर एक ऐसा आप कह सकते हो कि एक ऐसी चिप या ऐसा मशीन है जो कि रोबोट के अंदर आपको लगाना पड़ेगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये सेंसर आपने उसके अंदर नहीं लगाया तो रोबोट कैसा होगा, रोबोट को कोई सेंस नहीं। आपने उससे कुछ काम बोला या उसको आपने कहीं पर भी किसी भी टेम्परेचर में रख दिया या आपको कहीं भी आपने उसको छोड़ दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पर फिर भी उसको ये नहीं पता है कि मुझे यहाँ से हटना है कि जाना है। तो सेंसर यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल तो कारों में भी लगे होते हैं ना भाई, जैसे कार मान लो आप रिवर्स ले रहे हो और रिवर्स ले रहे हो, पीछे कोई आ जाता है तो वो कार बजने लगती है अपने आप, उसमें साउंड आने लगता है, तो मतलब उसने सेंस कर लिया है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो बस ये भी एक तरीके का सेंसर है, और रोबोट के अंदर बहुत सारे सेंसर्स आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये सेंसर्स के काम हो गए, फोटो सेंसर, साउंड के लिए सेंसर, नाइट विजन सेंसर, है ना, और भी बहुत सारे। अगला देखो, इसके बाद जो है कंट्रोलर की अगर मैं बात करूँ, है ना, कंट्रोलर मतलब नियंत्रण करने वाले। तो रोबोट का नियंत्रण देखो 2 तरीके से है, एक तो हम भी उसको रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा वो खुद, अगर आपने उसको ऑटोमेटिक करके छोड़ दिया है ना, वो खुद अपना काम करता है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा फिर। तो मतलब कि उसके अंदर एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा जो कि इन सारी चीज़ों को क्या करने वाला है, कंट्रोल करने वाला है। तो वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो कंट्रोलर है, वो पूरा सिस्टम उस रोबोट के अंदर फीड है, और वो कंट्रोलर क्या काम करेगा, रोबोट की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा।
है ना, कितना उसको कहीं पर भी रिएक्ट करना है और कितना उसको वहाँ से बचकर निकलना है, जो भी चीज़ें वो करना चाहे वो सब कंट्रोलर के थ्रू, है ना। जैसे कि भाई होता है ना कि हमको ऐसा लगता है कि भाई हम हमारी इच्छा से काम करते हैं, है ना, पर जनरली सारी चीज़ें कहाँ से कंट्रोल होती है, हमारे ब्रेन से, हमारे माइंड से कंट्रोल होती है, और हमको पता भी नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें, हमको तो यही लगता है कि हम ही कर रहे हैं, है ना। बट वैसे ही रोबोट के साथ भी है कि रोबोट को यही लगेगा कि वही सारी चीज़ें, बट एक्चुअल में एक सिस्टम होगा, एक पूरा सेंट्रल कंप्यूटर होगा जो कि उसकी सारी एक्टिविटीज़ को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो ये कंट्रोलर, वो तो नाम से ही क्लियर है, आप समझ में आ गए कंट्रोलर का मतलब क्या है, रोबोट की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद बताओ तो अगला कौन सा था, लोकोमोशन। तो देखो लोकोमोशन का मतलब क्या है ये और समझ लेते हैं, फिर बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो लोकोमोशन का मतलब क्या है, गतिशीलता। लोकोमोशन का मतलब है गतिशीलता, है ना। गतिशीलता जैसे कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैं यहाँ से वहाँ जा सकता हूँ, क्योंकि अगर कोई ऐसा कर सकता है तो हम उसको कहेंगे कि इसके अंदर लोकोमोशन है ना, ये गति कर सकता है। गति का मतलब ये नहीं है जो मैंने हाथ हिलाया, पैर हिलाया, ये किसके अंदर आएगा, ये एक्चुएशन के अंदर आएगा, है ना। मतलब जो हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है ना, मांसपेशियां जो रोबोट की, उसके अंदर आएगा, ठीक। गति का मतलब अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह पर जाना। जैसे पेड़ पौधे लोकोमोशन कर सकते हैं क्या, नहीं, वो अपना स्थान नहीं छोड़ सकते, अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, पर रोबोट अपनी जगह छोड़ सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, ठीक है। तो अगर नहीं जाएगा तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है। तो वो गतिशीलता किसकी वजह से कर सकता है, आप उसमें व्हील्स लगा सकते हो, पहिए लगा सकते हो, उसकी वजह से वो चल सकता है, या आप उसमें ट्रैक लगा सकते हो, है ना। जैसे जेसीबी वगैरह में जो ट्रैक लगते हैं ना, बड़ी जेसीबी जो आती है, कैटरपिलर ट्रैक जिनको कहा जाता है, टैंक में लगे होते हैं, है ना, वैसे ट्रैक आप लगा सकते हो। तो पहिए लगा दो, ट्रैक लगा दो, या फिर इंसानों जैसे 2 पैर बना दो उसके, है ना, ये भी कर सकते हैं कि आपने उसके पैर बना दिए, उसके थ्रू भी वो गति कर सकता है। तो ये गतिशीलता के उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं जिससे रोबोट एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। अच्छा, अब आप बताओ कि इसमें से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा। भाई देखो, वैसे तो बेस्ट तरीका जो है वो तो पहिए ही हैं, मतलब अगर स्पीड के बेसिस पर अगर आप देखो कि तेज़ अगर चलाना है उसको तो व्हील्स सबसे अच्छे हैं, पर रोबोट जो कि हम कल्पना कर रहे हैं वो तो हम पैरों की, इंसानों की कल्पना कर रहे हैं, तो इसलिए हमको उसमें क्या लगाना चाहिए, उसमें हमको पैर लगाना चाहिए, ताकि अगर पैर नहीं हो गए तो वो इंसानों जैसा दिखेगा क्या, फिर नहीं दिखेगा, है ना। यहाँ तक तो दिखेगा, नीचे आपने व्हील लगा दिए, हालांकि वो भी एक सॉल्यूशन है, बट अगर पैर लगेंगे तो ही वो किसके जैसा दिखाई देगा, मनुष्य के जैसा पूरी तरह दिखाई देगा। पर पैर लगाने में दिक्कत क्या है, पैर लगाने में एक तो बहुत सारी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ है, मतलब कि तकनीकी खामियां हैं या तकनीकी परेशानियां हैं, है ना। कि जैसे कि हम तो बड़ी आसानी से अपना पैर उठाकर चल सकते हैं, पर रोबोट को ऐसा कराना, किसी मशीन को, ये सब बहुत ही मुश्किल काम है। चलो मान लो आपने करा लिया, तो भी उसको आप कितनी स्पीड दे सकते हो, है ना, उसको दौड़ने, भागने, इन सभी चीज़ों को सिखाने में भी और उसको एक्चुअल में परिवर्तित करने में भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ है, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी है, पावर की। वो पैर से अगर चलेगा तो उसको बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम होगी, ठीक है। उसमें आपको हाइड्रोलिक्स भी लगाने पड़ेंगे। आपने रोबोकॉप किसी ने मूवी देखी है क्या, रोबोकॉप हॉलीवुड की मूवीज़ है, उसको देखना, उसमें एक इंसान को रोबोट में बदला जाता है, ठीक है। उसका ब्रेन वगैरह कुछ ऑर्गन छोड़ के बाकी वो पूरा क्या होता है, रोबोट ही होता है। तो उसके अंदर सारे जो उसके पार्ट्स हैं वो सारे बढ़िया, आप देखोगे तो मशीन की तरह हाइड्रोलिक्स वगैरह से वो बहुत ही पावर जनरेट करके चल रहा होता है। तो पैर लगाना बहुत अच्छा विकल्प है, पर उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, ठीक है। हालांकि साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं, और अगर पावर का सोर्स अच्छा मिल जाता है तो फिर पैर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब वो पैर से चलेगा, जब हम पैदल चलते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। भैया वही चीज़ अगर हम गाड़ी से जाएं, बाइक से जाएं तो एनर्जी कम लगेगी ना हमारी एनर्जी। तो वैसे ही रोबोट अगर व्हील पर चलेगा तो एनर्जी कम कंज्यूम करेगा, अगर पैरों से चलेगा तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। और प्रॉब्लम तो मेन किसका है, एनर्जी का ही है। अगर एनर्जी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो हम तो बिल्कुल मूवी जैसे एडवांस रोबोट भी बना दे। हमारे साइंटिस्ट के पास सारी टेक्नोलॉजी है, बस अगर पावर का सॉल्यूशन थोड़ा बहुत हो जाए तो बहुत अच्छे अच्छे एडवांस रोबोट हम बना सकते हैं। क्लियर, चलो ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। अगला इसका जो भी पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।